खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। प्रेम विवाह करने वाली दंपति ने स्टेशन पर खाया जहर और पत्नी ने तोड़ा दम। नौगावा क्षेत्र निवासी पति को जिला अस्पताल में करवाया भर्ती, घरेलू कलह बनी वजह। पिता ने पहले बेटे को बेचे प्लॉट और फिर पोते के नाम दान पत्र के जरिए करवाई रजिस्ट्री। अलवर के यादव फार्म में धोखाधड़ी का सामने आया मामला। अतिक्रमण हटाने के बाद सड़कों पर छोड़ा मलबा, बारिश की स्थिति में बाधित होगा नालों का बहाव। और नकली सोयाबीन बीज और किरोड़ी मीणा मामले में कांग्रेस ने सरकार को घेरा। घोटालों को लेकर लग रहे आरोपों के चलते एसीबी मुख्यालय पहुंचे थे मंत्री किरोड़ी। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। जब पति ने घर पर गुस्से में कहा कि मैं मरने के लिए जा रहा हूं, तो पत्नी भी साथ चल दी। अलवर जंक्शन पर इस दंपति ने सेल्फ उसका लिया, जिसके चलते पत्नी की मौत हो गई। वहीं पति आईसीयू में भर्ती है, उसका इलाज जिला अस्पताल में जारी है। जानकारी के अनुसार नौगावा थाना क्षेत्र के चंडीगढ़ गांव निवासी 27 वर्षीय शेर सिंह ने करीब 1.5 वर्ष पहले भरतपुर जिले के रूपबास निवासी 25 वर्षीय निकिता से प्रेम विवाह किया था। विवाह के लगभग 1 वर्ष बाद उनके यहाँ एक बेटी का जन्म हुआ, लेकिन बीमारी के चलते 2.5 माह की उम्र में उसकी मौत हो गई थी। शेर सिंह जयपुर में आधार केंद्र पर कार्य करता था, जहां उसकी मुलाकात पढ़ाई कर रही निकिता से हुई थी। बाद में दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया। परिजनों के अनुसार शुक्रवार को शेर सिंह गांव स्थित अपने घर से कहीं जाने लगा तो निकिता ने उससे कारण पूछा। इस पर शेर सिंह ने गुस्से में कहा कि वह मरने जा रहा है। निकिता ने भी साथ चलने की बात कही। इसके बाद दंपति अलवर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। यहाँ शेर सिंह कथित रूप से सेल्फोस की 2 गोलियां लेकर आया और 1 गोली निकिता को दी एवं दूसरी खुद ने खा ली। जहर खाने के बाद दोनों की तबीयत बिगड़ने लगी। ऐसे में शेर सिंह ने मेहंदी बाग निवासी अपने रिश्तेदार शिवराम को फोन कर घटना की जानकारी दी। शिवराम दोनों को तत्काल सामान्य चिकित्सालय लेकर पहुंचा, जहां उपचार शुरू किया गया। शनिवार सुबह निकिता की उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि शेर सिंह का आईसीयू में इलाज जारी है। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। वहीं पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। मतलब कहीं भी जाता था, लोग कहते मैं चलूंगी मैं चलूंगा। अभी 2 दिन पहले जयपुर गया था काम धंधे के लिए। SBI बैंक में 26,000 वहाँ 9 बजे सेटल करके आया। वहाँ भी 2 दिन लेके आया। मैं भाई को पूछ लो, 2 दिन बाद आया था मैं। अब सोमवार में सामान लेके जाता, मैं शाम को बाहर आ रहा था तो ये बोल रही थी मैं भी चलूंगी। मिल गया कोई घर से काम कर रहे बोला कहाँ जाओ बता। मैं को जा रहा हूँ मैं तो, क्योंकि मैं चलूंगी। मिल गया तुम मैं चल ऐसे आ गए। फिर मैंने गोली खाई, फिर उसको खिलाई। पहले मैं ही करूँगा। फिर उसने खुद ने खाई? अब तुमने? नहीं, खुद ने खाई उसने। मैं तो दे नहीं रहा था। मैं तो पटरी पे फेंक दी थी, वहां से उठा के खा ली। स्टेशन पे किस लिए आए थे? मरने के लिए आए थे स्टेशन। इनका नाम है कि मतलब शेर सिंह सनोफ रामकरण, पत्नी निकिता। और ये घर से निकले थे और अलवर रेलवे स्टेशन पर इन्होंने मतलब हेड पोस्ट खाया था। मतलब तुम घर से ठीक से निकले थे? हाँ, घर से ठीक से निकले थे। तो कोई इनका आपकी झगड़ा वगैरह हुआ? हाँ, इनका आपसी झगड़ा वगैरह मतलब पति पत्नी में चलता ही है आपसी झगड़ा। चलिए इन्हीं के घर से निकले आए। क्या काम करता था ऐसे? ये आधार कार्ड का ऑपरेटर है। अलवर में काम करता है? हाँ, पहले कोटपुतली में काम किया था 11 महीने। अभी जयपुर में काम करता था। कितने साल पहले शादी में? 2.5 साल पहले शादी हुई थी। 2.5 साल करीबन हो जाएंगे। बच्चे? एक लड़की हुई थी जो कि मतलब 2.5 महीने के होकर एक्सपायर हो गई। अलवर के यादव कृषि फार्म इलाके में जमीन को लेकर विवाद का मामला सामने आया है। परिवादी हरमिंदर सिंह ने अपने पिता हरपाल सिंह और भतीजे पुनीत यादव के खिलाफ
कोर्ट में परिवाद पेश किया है। उनका आरोप है कि जिन 2 प्लॉट्स को उनके पिता ने वर्ष 2018 में बेचकर उन्हें सौंप दिया था, बाद में उन्हीं भूखंडों के दान पत्र अपने पोते पुनीत यादव के नाम करा दिए, साथ ही इनके आधार पर रजिस्ट्री कर दी गई। शिकायत के अनुसार हरपाल सिंह ने 28 फरवरी 2018 को खसरा नंबर 193 में से 2 प्लॉट हरिमंदर सिंह को 6 लाख रुपए में बेचे थे। इसके लिए इकरारनामा भी किया गया और प्लॉट का कब्जा भी दे दिया गया था। हरमिंदर सिंह का कहना है कि इकरारनामे नोटरी से प्रमाणित है और उनमें गवाहों के हस्ताक्षर भी मौजूद है। शिकायत में आरोप लगाया गया कि इसके बाद 31 जुलाई 2019 को हरपाल सिंह ने उन्हीं भूखंडों को अलग अलग खसरा नंबर और बदले हुए विवरण के साथ अपने पोते पुनीत यादव के नाम दान पात्र के जरिए रजिस्ट्री करा दी। परिवादी का कहना है कि दस्तावेजों में जमीन का सही विवरण नहीं दिया गया, जिससे असली स्थिति छिपी रहे और बाद में जमीन पर दावा किया जा सके। परिवादी के अनुसार उसने पहले इस संबंध में पुलिस को शिकायत दी और बाद में पुलिस अधीक्षक को भी प्रार्थना पत्र भेजा, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर उसे कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। अब उसने न्यायालय से मामले की जांच कर एफआईआर दर्ज करने और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है। सर, ये मैंने 2018 में हरपाल सिंह यादव से एग्रीमेंट पे फुल एंड फाइनल पे ये खरीद रखी थी जमीन, ये प्लॉट। उसके बाद में पूर्व में भी ऐसे ही 2 मुकदमे दर्ज हुए रावली विहार में 2022 में 77-78, जब इन्होंने ये कह दिया कि भाई ये एग्रीमेंट फर्जी है, जबकि एफएसएल में रिपोर्ट हरपाल सिंह जी के साइन ही हो ना पाया गया। अब फिर उसके बाद अब ये पहले तो गोदाम और उसके बाद अभी प्लॉट, मतलब ये आदतन हो गए दोनों दादा पोते। मतलब वो कहता है कि भाई मुझे रजिस्ट्री कर दो और ये उठा के रजिस्ट्री कर देते हैं। मतलब मुझे इस समय मैं फार्म से बाहर रह रहा हूँ और मेरी फार्म की जितनी भी संपत्ति है इसी तरीके से इन दोनों ने मिलके पहले मुझे एग्रीमेंट खरीद लेते, उसके बाद पोते को रजिस्ट्री कर देते। ये पहले आपसे पैसे भी लेते उस जमीन के? बिल्कुल लेके पैसे नोटेरी भी हुए पड़े हैं, ये गवाह भी हुए पड़े हैं। मेरी बहन बम्बई से आके भी इनके गवाह देख गई है थाने में कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं। ये आदतन ये मानने वाले लोग नहीं है, जब तक इनको कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलेगी ये मानने वाले लोग। अलवर नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान के बाद मलबे को दुकानों के सामने सड़क पर ही छोड़ दिया था। ऐसे में बारिश की स्थिति में यह मलबा नाले में चला जाएगा। जागरूक नागरिकों के अनुसार यह अभियान मुख्य रूप से बारिश में नालों के बढ़ने की समस्या दूर करने के नाम पर शुरू किया गया था। साथ ही इसके जरिए पूरे शहर के बाजार को अस्त व्यस्त कर दिया गया। फिलहाल यह अभियान बंद होने के बाद अब टूटे हुए मलबे और नालों की सफाई का कोई धनी धोरी नहीं है। हालात यह कि मलबा दुकानों के सामने पड़ा है और नाले की सफाई नहीं हो पा रही है। इसके अलावा यदि बारिश का आ गई तो यह सारा मलबा उन्हीं नालों में चला जाएगा। ये 9 तारीख को अतिक्रमण वालों ने कार्रवाई की थी। उसके बाद से नगर निगम के एक भी कर्मचारी आके इसको देखा नहीं, तोड़ के चले गए और पूरा व्यापार ठप पड़ा हुआ है। ना कोई मलबा उठाया जा रहा है, ना कोई देखने आ रहा है, ना सफाई वाले आए हैं। पूरा नाला ब्लॉक है, लेकिन बस जेसीबी से उठा के अब तक दुकानदार के आगे पटक दिया है। अब इसको हटाने की अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। कई फोन कर लिए नगर निगम वाले, आके देख भी नहीं। मोहल्ला नयाबाग वार्ड नंबर 30 में हमारी तोड़ फोड़ हुई थी 9 तारीख से आज होगी तारीख 20। ना तो यहाँ से मलबा उठाए और जो तोड़ फोड़ करी है वो नाला टूट गया। दुनिया के मकानों में गुंडादों में पानी जा रहा है। फ़ोन करते दिनेश जी उनको फ़ोन किया मैंने 50, राकेश से उनको फ़ोन किया 50, आए फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। आए बस एक डब्बू है जमादार, उसका फ़ोन किया, उन्होंने कहा हमें टाइम नहीं है। प्रदेश में करोड़ों रुपए के नकली सोयाबीन बीज मामले में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की एसीबी मुख्यालय पहुंचने की चर्चा बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर अलवर में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मंत्री और मुख्यमंत्री को घेरा है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर किरोड़ी कैबिनेट का हिस्सा है और वे खुद सवाल उठा रहे हैं। एक प्रकार से मंत्री किरोड़ी मीणा ने अपने मुख्यमंत्री पर सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष जूली शनिवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। जूली ने कहा कि बीजेपी राज में सरकार तबीला बन चुकी है। मंत्री डॉक्टर किरोड़ी मीणा एसीबी की कार्रवाई पर यह कहकर सवाल उठा रहे हैं कि उनका नाम उछाला जा रहा है। साथ ही कह रहे हैं कि यदि एसीबी में रिकॉर्ड पर लिए गए डॉक्टर और मंत्री नाम सही है तो उन्हें गिरफ्तार किया जाए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि एसीबी को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। जूली ने कैबिनेट मंत्री की छापेमार कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस सरकार में जमकर भ्रष्टाचार है। उन्होंने सवाल उठाया कि पिछले 1 साल में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी ने अनेक छापे मारे हैं, लेकिन
लेकिन सजा कितने लोगों को हुई है। उन्होंने पेपर लीक का मुद्दा भी उठाया था। साथ ही कहा कि अन्य दलों के नेताओं को तोड़कर ले जाने में बीजेपी को जवाब देना चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सांसदों को तोड़कर भाजपा लोकसभा में 400 पार सीट करना चाहती है, जिसे परिसीमन लागू करने और संविधान में बदलाव जैसे काम कर सके। हमारे अध्यक्ष जी, एमएलए साहब, हमारे भाई संजय जी, कोचर साहब, अजीत जी, नारायण साहब, आप सब लोग जानते हैं कि पूरे देश के अंदर इस समय छात्रों के सामने सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो पेपर लीक की है। कल भी एक बच्ची ने उत्तर प्रदेश के अंदर और सुसाइड कर लिया, हमारे जिले की एक बच्ची ने सुसाइड किया है, सीकर की एक बच्चे ने किया है, उत्तराखंड का किया है। मैं समझता हूँ लगभग 14-15 बच्चों ने पिछले दिनों में सुसाइड किया है। एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। इतने सुसाइड होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री जी या शिक्षा मंत्री जी एक शब्द नहीं बोल रहे। बार बार पेपर लीक होना, बार बार परीक्षाएं रद्द होना और कोचिंग का जो खर्चा है वो लगातार बढ़ना। आपको अचंभा होगा ये जानकर कि सिर्फ नीट की परीक्षाओं के लिए जितना छात्र और अभिभावक खर्चा करते हैं उतना हिंदुस्तान का एजुकेशन का बजट भी नहीं है। सिर्फ एक परीक्षा की बता रहा हूं। और अगर इसी प्रकार से हम बात करें अन्य 4-5 परीक्षाओं की, तो एक परीक्षा की तैयारी कोचिंग में करते हैं तो लगभग एक मिनिस्ट्री का खर्च उतना है। तो ये एक बहुत बड़े सवाल खड़ा करता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इस प्रकार से कैसे पूरा चेंज हो। अभी नीट का जो पेपर लीक हुआ वो राजस्थान के अंदर, केरल और राजस्थान के अंदर लीक हुआ। राजस्थान में जिस दिन लीक हुआ उसी दिन जो है यहां पे थाने पे शिकायत दी गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मजबूरन शिकायतकर्ताओं ने एनटीए के अंदर शिकायत की और 9 दिन के बाद में सीबीआई के अंदर केस दर्ज हुआ। तो मेरा सबसे पहला सवाल तो इस सरकार से है, 9 दिन तक राजस्थान में पेपर लीक जो हुआ उसकी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? मुख्यमंत्री जी बार बार बोलते हैं कि हम मगरमच्छों को पकड़ेंगे। प्रधानमंत्री जी राजस्थान के अंदर आके कह के गए कि पेपर लीक से मुक्ति में दिलाऊंगा, तो फिर 9 दिन तक मुकदमा दर्ज क्यों नहीं? सबसे पहली बात, ये पेपर 5,000 से लेकर 40 लाख तक बिका है। राजस्थान के अंदर बीजेपी का एक पदाधिकारी इसके अंदर शामिल है, जिसके बीजेपी के लगभग आधा दर्जन से अधिक मंत्री और नेताओं के साथ फोटो है, चुनाव प्रचार का वीडियो है, होर्डिंग है, बैनर है, पोस्टर है, अखबार की एड है बीजेपी के पदाधिकारी की। तो बीजेपी उनको बचाना चाहती थी और उन्हीं के परिवार में इससे पहले भी डॉक्टर लगे हैं, इससे पहले वाले पेपर में भी, उससे पहले वाले। अब जब जांच हुई है तो उसमें यह तथ्य सामने आया है कि नीट का पेपर पिछले 3 वर्षों से लगातार लीक हो रहा है। ये बड़े गंभीर सवाल उठाता है, क्योंकि उंगली उस समय भी उठी थी, सरकार ने इसको लीक नहीं माना। और पिछले 12 साल की अगर हम बात करें तो 90 से अधिक पेपर लीक इस देश के अंदर हो चुके हैं। तो डबल इंजन की सरकार जो बात करती है, 20 से ज्यादा तो केंद्रीय एजेंसियों के पेपर लीक हो चुके हैं और 70 से अधिक राज्यों के अंदर हो चुके हैं। तो सरकार कोई जवाब नहीं दे रही, लगभग शतक लगने की स्थिति में आ चुका है पेपर लीक का, और मोदी जी और शिक्षा मंत्री जी एक शब्द इस पर नहीं बोल रहे हैं। ये मेरा दूसरी बात। तीसरी बात, अब की बार नया इन्होंने सीबीएसई के लिए क्वेश्चन शुरू कर दिया, ऑन स्क्रीन मॉनिटरिंग, और उससे उसके नंबर देते हैं। 17 लाख बच्चों ने उस पर दावे लगाए हैं कि उनकी कॉपियां धुंधली हैं, खुद की नहीं है, किसी दूसरे बच्चे की कॉपियां हैं। वो कॉपियां इन लोगों ने इस प्रकार से जांची। एक बच्चे ने जब ये शिकायत की कि ये मेरी कॉपी नहीं है,
उस बच्चे को पाकिस्तानी तक बता दिया गया। वो बच्चा पाकिस्तानी है। आप समझ सकते हो हिंदुस्तान में आवाज उठाने वालों पे किस प्रकार के हमले किए जा रहे हैं। और जब तथ्य सामने आए, सीबीएसई ने तो माफी मांग ली, लेकिन उस बच्चे पे क्या इसका प्रभाव पड़ा होगा वो बच्चा ही जानता। सरकार चल रही है क्या? तबेला बना दिया है, कोई जवाबदेही नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। अभी आपने देखा होगा करोड़ी मीणा जी गए एसीडी के ऑफिस में, सरकार का मंत्री जा रहा है, यानी सरकार जा रही है, वो कैबिनेट का हिस्सा है और सरकार कैबिनेट होती है, और वो मुख्यमंत्री पे सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि इसका मंत्री जो है विभाग का हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो एसीबी जो कार्रवाई कर रही है ये गलत कर रही है, मेरा नाम उछाला जा रहा है पेपरों के अंदर। ये सही है तो मुझे गिरफ्तार किया जाए, नहीं है तो स्थिति क्लियर की जाए। उंगली किस पे उठ रही है? सरकार खुद अधिकारियों के जाके सरेंडर हो रही है। और वहीं नेता प्रतिपक्ष एवं अलवर ग्रामीण विधायक टीकाराम जूली ने शनिवार को मोती डोंगरी स्थित कार्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। साथ ही जन सुनवाई कार्यक्रम में आम लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान अलवर, बहरोड, खैरतल और जयपुर से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और आम नागरिक पहुंचे। जूली ने सभी से बूथ स्तर पर फोकस कर अपडेट रहने को कहा। साथ ही कार्यकर्ताओं से कहा कि बिजली कटौती, महंगाई, बेरोजगारी और विफल कानून व्यवस्था के मुद्दों को गाँव ढाणी तक ले जाए। जूली ने मानसून से पहले नालों की सफाई नहीं होने को प्रशासन ने लापरवाही बताया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे आम आदमी का बजट प्रभावित हुआ है। करनी चाहिए ना, आपको भी विश्वास है किरोड़ी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं हो सकते? नहीं, ये नहीं कह रहा हूं मैं जांच करने के लिए कह रहा हूं। जो सवाल उठाए गए हैं, गवर्नमेंट पे जो सवाल उठाए गए हैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप जो चाहते हैं वो जवाब में, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। दुरुपयोग होता रहा है, पहले हुआ है, अभी हुआ है, सब हम तो कह रहे हैं इनकम टैक्स, सीबीआई, चुनाव आयोग का दुरुपयोग कर रहे हैं। एसीबी कौन सी नई आ गई? ये तो आप समझे नहीं। आज देश के अंदर क्या हो रहा है, चुने हुए सांसद और विधायक ऐसी पार्टियां ज्वाइन कर रहे हैं जिनका पार्टियों का एक पार्षद नहीं। उधर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अध्यक्ष प्रकाश गंगावत ने जन समस्याओं को सामने रखा। उन्होंने कहा कि अलवर शहर और ग्रामीण क्षेत्र में पानी की विकट समस्या है। इसके अलावा पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है, साथ ही किसान खाद के लिए परेशान हैं। गंगावत ने आरोप लगाया कि जगह जगह सीवरेज लाइन की वजह से सड़क खोदने के कारण शहरवासियों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं अतिक्रमण हटाने के नाम पर नगर निगम प्रशासन छोटे दुकानदारों को परेशान कर रहा है। ऐसे में हाल ही में कांग्रेस ने मिनी सचिवालय पर विरोध प्रदर्शन भी किया था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नई दिल्ली द्वारा नीट 2026 एग्जाम का आयोजन 21 जून को होगा। यह परीक्षा सुबह 11 से दोपहर 2:15 बजे तक अलवर जिला मुख्यालय सहित राजगढ़, रामगढ़ एवं मालाखेड़ा उपखंड के 27 राजकीय परीक्षा केंद्रों पर होगी। साथ ही 9,731 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने बताया कि जिले में 1 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 2 ड्यूटी मजिस्ट्रेट एवं वीक्षकों की नियुक्ति की गई है। साथ ही एडीएम सिटी कार्यालय के कक्ष संख्या 122 में कंट्रोल रूम परीक्षा समाप्ति तक कार्यरत रहेगा। गौरतलब है कि पेपर लीक की वजह से नीट एग्जाम रद्द हो गए थे और अब यह परीक्षा दोबारा ली जा रही है। ऐसे में सरकार और प्रशासन विशेष सतर्कता बरत रहा है। अलवर के बालाकिला बफर जोन जंगल में वन्य जीवों के लिए एटीएल द्वारा लगातार पानी के टैंकर भेजे जा रहे हैं। इस मुहिम को लोगों ने सराहनीय बताया है। टैंकरों के जरिए भरे जाने वाले पानी से वन्य जीवों को इधर उधर नहीं भटकना पड़ता, उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी जंगल में ही उपलब्ध हो जाता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अलवर यूआईटी सचिव को ज्ञापन देकर देसुला खेल मैदान से अतिक्रमण हटाने की मांग की है। ज्ञापन के अनुसार देसुला निवासी डीपी शर्मा द्वारा
जिला कलेक्टर की जन सुनवाई में भी इसे लेकर प्रार्थना पत्र दिया गया था। कलेक्टर के निर्देश पर न्यास की टीम ने खेल मैदान का निरीक्षण भी किया। साथ ही उन्हें रिपोर्ट देकर बताया कि संबंधित खसरा नंबर खेल मैदान के नाम से आरक्षित है। मौके पर झुग्गी झोपड़ियों के 56 अतिक्रमण पाए गए, जिन्हें नोटिस भी देना बताया गया है, लेकिन इस भूमि का सीमा ज्ञान नहीं होने के कारण अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं होने की बात कही गई। इसके बाद तहसीलदार के आदेश के तहत संबंधित कार्मिकों ने टीम के साथ सीमा ज्ञान एवं बिंदु स्थापित करवा दिए। साथ ही जिला खेल अधिकारी द्वारा जिला कलेक्टर को पत्र भेजकर देसोला खेल मैदान से अतिक्रमण हटवाने का आग्रह किया गया। इस पत्र पर भी जिला कलेक्टर ने न्यास को प्रकरण का निस्तारण कर पालना रिपोर्ट भिजवाने के लिए कहा था। कम्युनिस्ट पार्टी के अनुसार इस पत्र को 2 माह होने के बावजूद यूआईटी ने कदम नहीं उठाया है। वहीं ज्ञापन में इस क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ी में रह रहे परिवारों को बेदखल करने से पहले अन्यत्र आवास सुविधा उपलब्ध कराने का आग्रह भी किया गया। सचिव तेजपाल सैनी ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। जैसे देसुल्ला खेल मैदान में अतिक्रमण का मामला है, तो क्या कहना चाहेंगे इसमें? देसुल्ला खेल मैदान का जो अतिक्रमण है उस पर हम लगातार साल भर से लग रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि उसका अतिक्रमण हटाया जाए। और जिन्होंने वहाँ अतिक्रमण कर रखा है, सरकार प्रशासन उन्हें अन्यत्र कहीं भी ये उनको आवास की सुविधा उपलब्ध कराए, जिससे कि वो भी बेघर नहीं हो। उस खेल मैदान के लिए यूआईटी ने पहले जिला कलेक्टर महोदय को पत्र लिखा। उस पत्र में ये कहा गया कि वहाँ 56 अतिक्रमी है, उनको नोटिस भी जारी यूआईटी द्वारा किया गया। उसके पश्चात उन्होंने कहा कि भाई सीमा ज्ञान इसका नहीं है, इस कारण से इसका अतिक्रमण नहीं हटाया जा सकता है। सीमा ज्ञान प्राप्त होते ही हम विधि सम्मत इसका अतिक्रमण हटाएंगे। तहसील अलवर द्वारा उसका अतिक्रमण का जो सीमा ज्ञान की जो था वो उन्होंने पूरी टीम के साथ में सीमा ज्ञान कराया और जो भी उनकी निशानदेही थी वो निशानदेही भी तहसीलदार ने अप्रैल 25 में ही करा दी गई थी। उस सीमा ज्ञान के पश्चात भी यूआईटी द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया। खेल अधिकारी जो हैं स्टेडियम में, उनसे भी हमारी बातचीत वगैरह हुई। उन्होंने भी कलेक्टर साहब को चिट्ठी लिख करके अतिक्रमण हटवाने की कार्रवाई के लिए लिखा। कलेक्टर कार्यालय से भी वहाँ यूआईटी को भी अति आवश्यक रूप में लिखते हुए उनसे भी कहा कि उक्त जमीन का अतिक्रमण हटाया जाए, जिससे कि इसकी कार्रवाई कर पूर्ण रिपोर्ट दी जाए। परंतु अभी तक यूआईटी द्वारा इस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पार्टी द्वारा जिला सचिव नगर विकास न्यास को भी पत्र दिया। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पूर्व शनिवार सुबह अलवर के जय कृष्ण क्लब बैंक्वेट हॉल में भव्य योग उत्सव किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भागीदारी की और योग एवं राजयोग मेडिटेशन का लाभ प्राप्त किया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी ममता ने राजयोग ध्यान का अभ्यास करवाया। साथ ही आत्मिक शांति, मानसिक संतुलन एवं सकारात्मक जीवन शैली का संदेश दिया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि योग शरीर को स्वस्थ बनाता है, जबकि राजयोग मन और आत्मा को शक्तिशाली करता है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल के डीन प्रोफेसर ओपी लखवानी और नोडल प्रभारी डॉक्टर पवन सिंह शेखावत सहित ब्रह्मा कुमारी अनुभा, रश्मि और शिवानी उपस्थित रहे, जबकि ब्रह्मा कुमारी संध्या ने मंच संचालन किया। इस दौरान ब्रह्मा कुमारी रेणु एवं प्रिया ने सभी को म्यूजिकल एक्सरसाइज करवाई। वहीं पतंजलि योग संस्थान के योग प्रशिक्षक निखिल अग्रवाल एवं सीमा चौधरी सहित कल्पतरु योग संस्थान से जुड़े सोनल, साक्षी एवं लवकुश ने विभिन्न योगासन, प्राणायाम एवं योग क्रियाओं का अभ्यास कराया। सभी अतिथियों एवं योग प्रशिक्षकों का सम्मान कर उन्हें ईश्वरीय सौगात एवं प्रसाद भेंट किया गया। कार्यक्रम का समापन विश्व शांति, स्वास्थ्य एवं मानव कल्याण की शुभकामनाओं के साथ हुआ। नालसा जागृति स्कीम 2025 के तहत गठित जिला विधिक प्राधिकरण की टीम द्वारा अलवर के विवेकानंद नगर से गुरु कृपाप नगर आश्रम में शनिवार को शिविर लगाया गया। मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवाएं योजना के संबंध में कैंप के साथ ही संवेदना सभा आयोजित की गई। इस दौरान पीएलवी मुस्तफा खान ने विस्तृत जानकारी प्रदान की। वहीं 19 जून 26 को अपना घर आश्रम में निवास कर रहे मानसिक रूप से अस्वस्थ 26 वर्षीय असद की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। ऐसे में
श्रद्धांजलि देते हुए प्राधिकरण द्वारा गरीब और असहाय अज्ञात व्यक्तियों की मृत्यु पर अंतिम संस्कार के लिए आर्थिक सहायता योजना की जानकारी दी गई। उधर पीएलवी रश्मि वशिष्ठ, अनीता सैनी और मुबीन खान ने महिलाओं के कानूनी अधिकार, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम और मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम आदि के बारे में बताया। साथ ही मुफ्त सरकारी वकील प्राप्त करने के अधिकार से भी अवगत करवाया। इस अवसर पर अपना घर आश्रम के अध्यक्ष सतीश शर्मा, 69 रहवासी और स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे। और वहीं अलवर के रणजीत नगर स्थित ओम दीप लाइब्रेरी में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बाल विवाह उन्मूलन, बाल संरक्षण एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। साथ ही बाल विवाह रोकने के लिए उपलब्ध कानूनी उपायों एवं सरकारी सहायता सेवाओं की जानकारी दी गई। इसके अलावा साइबर सुरक्षा, महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों से बचाव और निःशुल्क विधिक सहायता सेवाओं सहित हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी दी गई। विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रतिनिधियों ने उपस्थित लोगों की समस्याओं को सुनकर उन्हें उचित कानूनी परामर्श भी प्रदान किया। और वहीं अलवर के वैशाली नगर स्थित अपना घर महिला आश्रम में भी विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। उन्हें नालसा मानव तस्करी और व्यावसायिक यौन शोषण की शिकार योजना के तहत महिला संरक्षण कानूनों पर जानकारी दी गई। वहीं घरेलू और यौन हिंसा की रिपोर्टिंग प्रक्रिया सहित दहेज की सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म करने से अवगत कराया गया। साथ ही बाल विवाह निषेध अभियान को लेकर जागरूक किया गया। गोंदगढ़ क्षेत्र के आशाका गांव में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ महायज्ञ आयोजित हुआ है। साथ ही राष्ट्रीय ओड महासभा संस्थान के प्रदेश पदाधिकारियों एवं प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कथावाचक महेंद्र दास रहे। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष धर्माराम ओड एवं कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष निर्मल सूरा थे। साथ ही बतौर विशिष्ट अतिथि दीवानचंद, अर्जुन सिंह, भोलाराम और लादूराम मौजूद रहे। इस दौरान बोर्ड परीक्षा के प्रतिभावान को अतिथियों द्वारा प्रतीक चिन्ह एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। धर्माराम ओड ने कहा कि किसी देश अथवा समाज के विकास का द्वार शिक्षा से ही खुलता है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि पाकिस्तान बंटवारे के दौरान अलवर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और जैसलमेर जिले में ओड अपने सनातन हिंदू धर्म को बचाने के लिए विस्थापित हुए थे। वहीं निर्मल सूरा ने कुरीतियों से दूर रहने और संस्कार विकसित करने पर भी जोर दिया। इस दौरान अन्य अतिथियों ने विचार रखे। आशा का गाँव गोविंदगढ़, जिला अलवर में राष्ट्रीय ओड महासभा संस्थान राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सहित समस्त कार्यकारिणी का स्वागत सम्मान किया गया एवं प्रतिभावान छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। इस भागवत कथा से हमें सनातन धर्म की याद दिलाता है और जिस गांव में, जिस घर में सनातन धर्म जीवित है तो वहाँ सुख शांति निवास करती है। तो हमारे पूर्वज सनातन धर्मी थे और हमें ये अनुष्ठान गांव-गांव में करते रहने चाहिए। माननीय प्रदेश अध्यक्ष धर्माराम ओड ने शिक्षा के प्रति भव्यता से प्रत्येक गांव-गांव में जन जागरण की आवश्यकता बताई। मुझे जहां तक जानकारी में सन 1947 से भारत के बंटवारे पर हनुमानगढ़, गंगानगर और अलवर में जो ओड जाति के विस्थापन हुआ था, इसके अतिरिक्त मैंने 2000 से अथक प्रयास किए कि मारवाड़, मेवाड़ में ओड जाति के जहाँ जहाँ गांव हैं और कोटा, बूंदी, बारा, जोधपुर, पाली, नागौर, कुचामन सिटी, डीडवाना, सब जिलों में मैंने घूम घूम करके आज राजस्थान की पहचान बनी है। ओड समाज एक मंच पर है और शीघ्र ही राजस्थान सरकार से मांग की जा रही है, बार बार मांग की जाती है कि ओड जाति एक पलायन की स्थिति पे है और मजदूर वर्ग है। ये अंग्रेज़ों से मारे हुए, मुग़लों की मार खाए हुए ओड जाति दर दर की ठोकरें खाता है और इनके विकास के लिए सरकार को एक स्पेशल पैकेज बनाना चाहिए। मीणा समाज या अल्पसंख्यक समाज के छात्र छात्राओं के लिए आवासीय विद्यालय दिए जाते हैं, उनके लिए सरकार फंड देती है। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से अल्प विराम का। बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। वो चाय ले लो। दुकानदार भी कहते हैं कि अच्छी है, पर मिली की टेस्ट को तो टी मास्टर्स भी मानते हैं। वो चाय ले लो, सस्ती है पर ये सही प्राइस में बाग बकरी की मिली मिल रही है। मिली चाय में है चुनिंदा पत्तियों का लाजवाब स्वाद जो सबको पसंद आए और दाम जो मन को भाए। टेस्ट मस्त, बचत जबरदस्त। ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम। स्कूल फीस में ही फाउंडेशन,
कक्षा 9th 10th प्री फाउंडेशन, कक्षा 11th 12th विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। विद्यालय में मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक लाकर संस्था का सम्मान बढ़ाया और संस्था के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 21,000 रुपए का चेक प्रदान किया। हमारी संस्थाएं कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स, डायरीज, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बैग, ड्रेस, जैकेट, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। हमारी संस्थाएं ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्कल के पास, अलवर। दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 84, सुभाष नगर, NEB अग्रसेन सर्कल के पास, अलवर। आदित्य एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9829107651 and 9116913576। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार और समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। BL Public School, a prestigious name in the field of education. BL Public School is not merely an educational institution but a dynamic center of values, discipline and excellence. The school prioritizes the holistic development of every student, ensuring that they not only excel academically but also succeed confidently in all aspects of life. The academic environment of the school is well organized, motivating and technologically enriched. Education is delivered through a balanced integration of modern resources and moral values. Smart classes and modern teaching methodologies, well-equipped computer lab, rich and peaceful library, practical learning in science and mathematics, sports and physical training, music, art, dance and cultural activities. Experienced, trained and dedicated teachers provide personal guidance to students that helps nurture talent and encourage students to become confident and self-reliant individuals. 100% board examination results are attained every year. Several students score 100% marks in subjects which are considered tough like mathematics and science, bringing pride to the institution. The school's alumni are now serving in prestigious positions across various fields, reflecting the quality education imparted by the institution. Although affiliated to RBSC, the academic guidance and standards of the school are maintained at par with CBSE education. Education here is not limited to textbooks. Special emphasis is placed on life skills, moral education, self-reliance, and personality development. Self-praise is no recommendation. Kindly come, visit us and see yourself. Our addresses. ATL द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत
काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। ATL की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक ATL, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। राजगढ़ कस्बे के नेहरू सर्किल से रेलवे स्टेशन तक व्यस्त मार्ग पर अतिक्रमण होने से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। वहीं यातायात बाधित हो रहा है। इसके बाद भी संबंधित विभाग शायद किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। गौरतलब है कि गत दिनों इस मार्ग को दोनों ओर JCB सहित अन्य मशीनों से पक्के निर्माण एवं मकानों को ध्वस्त कर चौड़ा किया गया था, लेकिन कुछ लोगों ने नेहरू सर्किल से सराय की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर सामान और बेंच आदि रखकर अतिक्रमण कर रखा है। ऐसे में प्रबुद्ध नागरिकों और सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने नगर पालिका एवं प्रशासन से अतिक्रमण हटाने की मांग की है। अलवर नगर विकास न्यास द्वारा गीताश्रम के लिए आरक्षित भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध प्लॉटिंग और सड़क निर्माण का मामला सामने आया है। ऐसे में विवेकानंद नगर के बाशिंदों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन के अनुसार आराजी खसरा नंबर 1402 में यह भूमि कालाको हाउसिंग बोर्ड के पास स्थित है और गीता आश्रम के लिए संरक्षित है। आरोप है कि भूमाफियाओं ने इस भूमि पर खुद कर अवैध प्लॉटिंग कर दी है, साथ ही रोड आदि का निर्माण शुरू कर दिया है। प्रार्थियों ने जिला प्रशासन से जल्द कार्रवाई की अपील की है, जिससे संरक्षित भूमि को बचाया जा सके। अकबरपुर में जयपुर रंग्स फाउंडेशन एवं निम्स अस्पताल के सहयोग से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। फाउंडेशन के प्रबंधक अमीलाल डूकिया ने बताया कि चिकित्सकों द्वारा 115 मरीजों को स्वास्थ्य परीक्षण का परामर्श एवं दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही BP, शुगर एवं मोतियाबिंद सहित विभिन्न बीमारियों की जाँच कर दवाई वितरित की गई। जाँच के बाद 25 मरीजों को बेहतर उपचार के लिए रेफर किया गया है। साथ ही जयपुर रक्स कंपनी के ब्रांच मैनेजर जसूराम, हरीश कुमार यादव, राकेश ने लोगों को स्वास्थ्य जांच के प्रति जागरूक किया। निम्स अस्पताल के ओर डॉक्टर कुणाल, डॉक्टर चंदन, डॉक्टर प्रशिक और डॉक्टर नीलम पांडे सहित नीरज, नासिर एवं नर्सिंग स्टाफ ने सेवाएं प्रदान की। मेरा नाम अमीलाल डुकिया है, जयपुर रक्स फाउंडेशन से। तो आज यहाँ जयपुर रक्स फाउंडेशन और निम्स हॉस्पिटल के सहयोग से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें अभी तक लगभग 85 पेशेंटों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा करके जांच करवा रहे हैं और 2 बजे तक ये कैंप रहेगा। तो लगभग 125 लोग हैं, वो आने की उम्मीद है और जांच करके उनको दवाइयाँ दे रहे हैं। 6 लोग पेशेंट हैं जो कंप्लीट इलाज के लिए निम्स हॉस्पिटल उनको व्हीकल द्वारा भेज दिया गया है। कौन कौन सी बीमारियों की जांच हो रही है? इसमें यहाँ BP, शुगर की जांच हो रही है और मोतियाबिंद के। तो एक आंखों के डॉक्टर हैं, एक ऑर्थो डॉक्टर हैं, एक सामान्य रोग विशेषज्ञ हैं। अकबरपुर क्षेत्र में लगातार आ रही तेज आंधी और तूफान का असर अब सरकारी भवनों पर भी देखने को मिल रहा है। अकबरपुर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में डिजिटल लाइब्रेरी के ऊपर लगाई गई सोलर लाइट तेज हवा के कारण उखड़कर दूर जा गिरी। ग्रामीणों ने बताया कि इन दिनों क्षेत्र में शाम होते ही मौसम अचानक खराब हो जाता है और धूल भरी आंधी के साथ तेज हवाएं चलने लगती हैं। इसी दौरान विद्यालय की डिजिटल लाइब्रेरी पर लगी सोलर लाइटें इनकी चपेट में आ गई। हवा का वेग इतना अधिक था कि एक सोलर लाइट अपने स्थान से उखड़कर दूर जा गिरी और टूट गई। ऐसे में ग्रामीणों ने क्षतिग्रस्त सोलर लाइट्स की मरम्मत और अन्य लाइट्स को बचाने के उपाय करने की मांग की है। अकबरपुर ग्राम पंचायत में जी रामजी योजना के तहत बावड़ी के जीर्णोद्धार एवं सफाई कार्य का आगाज किया गया। योजना के अंतर्गत बावड़ी की सफाई का कार्य शुरू हुआ, जिससे जल स्रोत के संरक्षण एवं स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा। जानकारी के अनुसार इस कार्य के लिए मास्टर रोल में 15 श्रमिकों के नाम स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन कार्यस्थल पर शनिवार को केवल 11 मजदूर उपस्थित मिले। उपस्थित श्रमिकों द्वारा बावड़ी की सफाई में आसपास के क्षेत्र की साफ सफाई का कार्य किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि बावड़ी की नियमित सफाई और संरक्षण से जल स्रोतों का महत्व बना रहेगा। साथ ही बरसात के दौरान जल संग्रहण क्षमता में भी वृद्धि होगी। वहीं मौके पर मौजूद मेट गोपी ने बताया कि बावड़ी की सफाई में जीर्णोद्धार किया जा रहा है। ग्राम पंचायत अकबरपुर में मनरेगा के तहत बावड़ी का जीर्णोद्धार हो रहा है, जिसमें सफाई का कार्य चल रहा है और जो नरेगा की लेबर लगी हुई है, आज से काम चालू हुआ है हमारा। देखते हैं कितने दिन में होती है। कितने दिन का ये कार्य अभी तो देखते हैं, 15वाड़ी की चलेगी अभी तो। ये एक पखवाड़ा
और जिसमें इसको सफाई करे 20 साल हो गए, 20 साल से कोई सफाई नहीं हुई इसमें। आज पहली बार नरेगा की कितने लोगों की मस्टोल जारी हुई है? 15 आदमियों की मस्टोल जारी हुई है, जिसमें से 11 प्रेजेंट आज, 4 एब्सेंट हमारे। नौगावा इंडियन पोटाश लिमिटेड जयपुर द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त प्रदान की गई। यह कार्यक्रम चिड़वा ग्राम सेवा सहकारी समिति टीकरी में आयोजित किया गया। इंडियन पोटाश लिमिटेड के स्टेट हेड राहुल चौहान के निर्देशन में क्षेत्रीय अधिकारी संदीप बालियान ने संतुलित उर्वरकों के उपयोग के बारे में जानकारी दी। साथ ही नितिन शर्मा और वीरेंद्र वर्मा द्वारा उपयोगी बातें बताई गई। कार्यक्रम में चिड़वा जीएसएस के उपाध्यक्ष राम सिंह और व्यवस्थापक मुकेश सचदेवा, बाम्बोली जीएसएस से राजकुमार और गजेंद्र चौधरी सहित सैकड़ों किसान उपस्थित रहे। दिल्ली से मैं संदीप कुमार बालियान, इंडियन पोटाश लिमिटेड अलवर से। आज यहाँ पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, पीएम किसान संगोष्ठी, जिसमें मोदी जी अभी 2-2 हज़ार रुपये की किस्त किसानों के खाते में वितरित करेंगे। और इसके साथ साथ हम अपनी कंपनी के विषय में और किसानों को जागरूकता का अभियान हमने चलाया है, क्योंकि डीएपी का जो संकट है हमारे यहाँ, किसान की जो धारणा यहाँ पर है डीएपी के लिए, उसके विकल्प क्या क्या है वो हम यहाँ पर किसानों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं। और यहाँ पर किसानों ने बढ़ चढ़ कर बड़ी संख्या में भाग लिया। खैरतल में राउंडल टूर्नामेंट का उद्घाटन मुख्य अतिथि किशनगढ़वास विधायक दीपचंद खैरिया ने किया। उनके साथ विक्रम सिंह चौधरी, पीसीसी सदस्य गिरीश डाटा और व्यापार समिति अध्यक्ष सर्वेश गुप्ता ने भी फीता काटा। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में वीर सिंह ढिल्लन, गुलशन कौशिक, कृष्ण चौधरी, योगेश गुर्जर, महेंद्र जांगड़, निक्के प्रजापत, मुनमुन चौधरी और बबला यादव मौजूद रहे। इसके अलावा आयोजन कमेटी के सदस्यों की उपस्थिति रही। जिला कांग्रेस कमेटी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर हुकुम सिंह के अनुसार राहुल गांधी युवाओं के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। वे 5 बार लोकसभा के सदस्य बन चुके हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर रहे हैं। साथ ही अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष रहते हुए विभिन्न वर्गों के हितों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। साथ ही संगठन सृजन अभियान चलाकर कांग्रेस को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भारत को विश्व का अव्वल देश बनाना चाहते हैं। साथ ही उनका विजन सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता, सद्भावना और भाईचारे को बढ़ाना है। सर, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन है और राहुल गांधी का देश की राजनीति में विशेष स्थान है और नेता प्रतिपक्ष भी हैं। कांग्रेस पार्टी किस तरह उनके जन्मदिन को मना रही है और किस तरह उनके जो नेता प्रतिपक्ष के कार्य है उसको देखती है। आप बुद्धिजीवी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, क्या प्रतिक्रिया आपकी? सर्वप्रथम तो आज जिला कांग्रेस कमेटी अलवर ने हमारे युवा, संघर्षशील और ईमानदार छवि के जिला अध्यक्ष भाई प्रकाश गंगाल जी के नेतृत्व में हमने हमारे जननायक, देश के जननायक राहुल गांधी जी का जन्मदिन मनाया। गायों को चारा, गुड़ खिलाया, पौधे लगाए और कई कैंप लगाए। इस अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी देश की आवाज़ है, देश की आवाज़ है और देश को इसकी आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी नहीं, एक विचार है। कांग्रेस का जो बैकग्राउंड है 1885 से अब तक अगर आप देखेंगे तो संपूर्ण देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कांग्रेस के विचार पर टिका है और कांग्रेस ने ही इस देश को दिशा और इसकी दशा बदली है। माननीय राहुल गांधी युवा तो हैं ही, वो एक होनहार, ईमानदार और साफ छवि के व्यक्ति हैं, सुशिक्षित हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि शिक्षा का जीवन में बड़ा महत्व है। माननीय राहुल गांधी 19 जून 1970 को दिल्ली में इनका जन्म हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली और दून स्कूल देहरादून से हुई। उसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से आपने बीए किया और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से आपने एमफिल किया। तो ये अपने आप में एक मिसाल है और होना भी चाहिए कि देश का जो नेता है, जो देश को नेतृत्व दे, वो सुशिक्षित होना चाहिए। उस पर आप खरे उतरते हैं।
माननीय राहुल गांधी का जो सार्वजनिक जीवन है 2004 से शुरू होता है। 2004, 2009, 2014, 2019 और 2024 पांचवी बार आप सांसद हैं। तो ये भी एक उनकी उपलब्धि है। और 2017 से 19 तक वो भारतीय नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। NSCI में और सभी संगठनों में उन्होंने काम किया है। और लोकसभा की इन 5 जो इनके टर्म हैं लगभग उन सब में इन्होंने विभिन्न समितियों में, महत्वपूर्ण समितियों में अपना योगदान दिया है। राहुल गांधी जी का जो विजन है देश के लिए वो सराहनीय है और अनुकरणीय है। वो चाहते हैं कि देश में सामाजिक न्याय की वो बात करते हैं, आर्थिक समानता की वो बात करते हैं और देश में भाईचारे की वो बात करते हैं और देश को दुनिया के सामने पूरे वर्ल्ड में वो अव्वल नंबर पर, प्रथम नंबर पर लाना चाहते हैं। वो देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। मेक इन इंडिया उनका प्रोग्राम है। तो मैं ये कह सकता हूँ। और वर्तमान में जो पोजीशन देश की है उसमें जो शिक्षा है, बेरोजगारी है, महंगाई है, इस पर लगातार वो प्रहार कर रहे हैं। और उनका IQ देखिए, ऐसा लगता है कि जैसे वो भविष्यवक्ता भी हैं। वो भारत में होने वाली भावी घटनाओं की जानकारी पहले ही देश को दे देते हैं कि अब ये होगा, अब ये होगा, और ऐसा हुआ है और हो रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि राहुल गांधी, देश के लिए राहुल गांधी की जरूरत है। राहुल जी एक साफ बेदाग छवि के व्यक्ति हैं और मैं मानता हूं कि अगर राहुल गांधी अगले 29 में निश्चित रूप से देश की बागडोर संभालेंगे और देश का नाम दुनिया में रोशन करेंगे। मैं इसकी कामना करता हूं और इस उम्मीद के साथ ईश्वर उनको स्वस्थ रखे और वो अपने इन्हीं कदमों पर ईमानदारी के साथ देश में नफरत के माहौल को खत्म करें और मोहब्बत की दुकान खोलें और इसी रास्ते पर वो देश को आगे ले जाएंगे जो भारत की नींव है। क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, भारत एक समाजवादी राष्ट्र है, भारत एक गणराज्य है, भारत एक संवैधानिक देश है। पांडुपोल हनुमान मंदिर मार्ग की बदहाल स्थिति बनी हुई है। यहां धूल मिट्टी से श्रद्धालु परेशान और सिलीबेरी गेट खोलने की मांग तेज हो गई है। सहसका की सुरम्य वादियों में से प्रसिद्ध पांडुपोल हनुमान मंदिर में शनिवार को बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। बाबा का दरबार आकर्षक फूल मालाओं से सजाया गया और अलौकिक श्रृंगार हुआ। हालांकि श्रद्धालुओं को मंदिर तक पहुंचने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मंदिर मार्ग पर उड़ती धूल और टूटी सड़कें श्रद्धालुओं के लिए बड़ी समस्या बनी हुई है। सहसका क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिए लगभग 7 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हुआ था और पिछले 1 माह के दौरान निर्माण कार्य भी कराया गया। इसके बावजूद सड़क की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। रोड पर रोडियां उखड़ने लगी हैं और धूल मिट्टी का साम्राज्य है। साथ ही मंगलवार और शनिवार को रास्ता भी बाधित हो जाता है। निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े करते हुए श्रद्धालुओं ने सड़क निर्माण कार्य की उच्च स्तरीय जांच की मांग भी उठाई है। उधर स्थानीय श्रद्धालु गोविंद जोशी सहित अन्य भक्तों का कहना है कि सिलीबेरी गेट बंद होने के कारण मंदिर तक पहुंचने में अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है। इससे भक्तों को अनावश्यक परेशानी उठानी पड़ रही है। श्रद्धालुओं ने वन विभाग पर मनमानी का आरोप भी लगाते हुए कहा कि अलवर क्षेत्र से इस महकमे के केंद्र और प्रदेश में मंत्री होने के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने सिलीबेरी गेट को प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को नियमित रूप से खोलने पर जोर दिया है। रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह ग्राम टोडली स्थित उदासीन मंगल आश्रम पहुंचे। उन्होंने यहां 15 मई से तपस्या में लीन ब्रह्ममुनि महाराज के दर्शन किए, साथ ही उनका अभिनंदन किया। विधायक सिंह ने कहा कि संतों का सानिध्य जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा, आत्मबल एवं लोक कल्याण की भावना को सुदृढ़ करता है। एलावट डिफेंस अकादमी की ओर से अग्निवीर योजना का लाभ बनाने के लिए तैयारी कराई जा रही है। इसके तहत वर्ष 2025-26 में अकादमी के करीब 1 दर्जन अभ्यर्थी सफल हुए हैं। संचालक कैप्टन चौधरी ने बताया कि युवाओं के लिए अग्निवीर योजना बेहतर है। वे देश की रक्षा में योगदान देते हैं और वापस लौटने पर भी रिजर्व बटालियन का काम करते हैं। उन्होंने टिप्स दिया कि इसकी तैयारी के लिए शुरुआत से ही फिजिकल पर ध्यान देना चाहिए। चला था उसके अंदर अपना तकरीबन 12 बच्चे सेलेक्ट हुए 2025-26 के जो बैच चला था उसके अंदर। और अभी स्टार्ट कर दिया अपना 1 तारीख से स्टार्ट हो गया जिसकी क्लासेज है और अपना
फिजिकल की तैयारी ऑलरेडी चल रही है। सर किस तरह से आप तैयारी कराते हैं, क्या बच्चों को इस तरह से सिखाया जाता है कि वो सफलता प्राप्त करते हैं? सर इसमें सुबह मॉर्निंग से अपना सुबह 4 बजे उठ करके फिजिकल का रनिंग में अपना क्या स्टैंडर्ड है, जैसे सुबह मॉर्निंग में 5 किलोमीटर, फिर उनका स्पीड वर्क और फिर ग्राउंड के अंदर उनकी एक्टिविटी ये करवाते हैं। फिर उसके बाद में अपना दोपहर आने के बाद में अपना नाश्ता वास्ता होने के बाद में उनकी क्लासेज होती है। सर अग्निवीर जो बच्चे बनना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में, उनको क्या सलाह देंगे? उनको सलाह यही है कि भाई अपना फिजिकल वर्कआउट करके और सेना में जा करके अपना नाम करो और नौकरी का अच्छा बेनिफिट होता है इस अकेडमी से। अग्निवीर से युवाओं को कितना फ़ायदा, अगर सफल लगते हैं 4 साल नौकरी करते हैं तो उनको कितना फ़ायदा है? फ़ायदा सर अकॉर्डिंग अपना 4 साल वो करते हैं तो उनको 10 लाख 4 साल के बाद में, और जो मंथली उनकी पहली से स्लिप है तकरीबन 25,000 रुपये वो है उनकी पेंशन या पेमेंट, और 4 साल के बाद में आने के बाद में घर पर उनको 25% अपनी सिविल के अंदर उनको सुविधा दी गई। इसके अलावा जो उनको मेंटली तैयार होते हैं, फिजिकली तैयार होते हैं और देश की सेवा करके आते हैं, तो आपको लगता है कि उनकी बॉडी, उनका जो एक तरह से मेंटल लेवल बहुत ऊंचा हो जाता है और वो एक तरह से मतलब कि फौजी बन के आते हैं तो उनका शारीरिक विकास भी होता है, तो एक अपने आप को एक मजबूत व्यक्ति के रूप में देख पाते हैं। बिल्कुल सर, जैसे मान लो यहाँ से ट्रेनिंग है, यहाँ से फिजिकल अपना होकर के भर्ती और एज ए पूरा कंप्लीट उनका हो गया, फिर जाकर के सेंटर के अंदर और फिर 11-12 महीने की ट्रेनिंग करके और फिर किसी यूनिट के अंदर वो पोस्टेड हो जाते हैं। तो 4 साल कंप्लीट करके उनके अंदर इतना जज्बा हो जाता है कि आगे वो कुछ कर सकते हैं। पहली बात तो वहीं अगर भर्ती होकर के चला गया, वहीं रहा तो कंटिन्यू अपना लॉन्ग सर्विस करके वापस आए। आपको लगता है कि जो अग्निवीर रिटायरमेंट होकर आते हैं 4 साल बाद, वो देश में एक रिजर्व बटालियन की तरह अगर जरूरत पड़ जाए देश को तो उनको कभी भी देश बुला सकते? बिल्कुल सर। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव 21 जून को विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। केंद्रीय मंत्री यादव सुबह 6:15 बजे इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में शिरकत करेंगे। वहीं 9:45 बजे कंपनी बाग में आयोजित कार्यक्रम, 10:15 बजे भाखेड़ा एनीकट का उद्घाटन और 11:15 बजे नटनी का 12 जयसमन नहर को पक्का करने के काम का शिलान्यास करेंगे। साथ ही दोपहर 1 बजे नीलकंठ महादेव मंदिर गढ़राजो टैला में सड़क निर्माण का शिलान्यास भी करेंगे। उधर 21 जून की सुबह इंदिरा गांधी स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम होगा। जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला ने बताया कि आयोजन सुबह 6:30 बजे से किया जाएगा। साथ ही कंपनी बाग, मूसी महारानी की छतरी, बायोडायवर्सिटी पार्क एवं सेस्का क्षेत्र में योग दिवस के कार्यक्रम होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाइव कार्यक्रम, योग अभ्यास एवं सत्रों का आयोजन किया जाएगा। इसी प्रकार जिले के सभी उपखंड मुख्यालय और ग्राम पंचायत में भी योग अभ्यास कार्यक्रम आयोजित होंगे। अलवर शहर के मनुमाग स्थित एक पेट्रोल पंप पर 500 रुपए का नोट नकली बताकर फाड़ने का मामला सामने आया है। कालाकुआ निवासी महेश सैनी ने सामूहिक कोतवाली थाने में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में महेश सैनी ने बताया कि वे अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरवाने के लिए मनुमाग स्थित एक पेट्रोल पंप पर पहुंचे थे। पेट्रोल भरवाने के बाद उन्होंने भुगतान के लिए 500 रुपए का नोट दिया। आरोप है कि पेट्रोल पंप कर्मचारी ने नोट को संदिग्ध बताते हुए संचालक के पास भेजा। वहां नोट की जांच करने के बाद उसे नकली बताते हुए कथित रूप से फाड़ दिया गया। सैनी का आरोप है कि विरोध करने पर उनके साथ गाली गलौज की गई और पुलिस बुलाने की धमकी दी गई। शिकायत में उन्होंने कहा कि नोट फाड़ दिए जाने के कारण वह उसकी बैंक में जांच नहीं करवा सके। ऐसे में पीड़ित ने कोतवाली थाने में शिकायत देकर मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पेट्रोल लिया मैंने। कहाँ पे पेट्रोल कहाँ पे लिया था? गोपाल टाकीज वाला पे। अच्छा, गोपाल टाकीज पे जो आगे इंडियन ऑयल पंप है, वो भारत पेट्रोल पंप के उसके बैंक के सामने। फिर उसने सेल्समैन लेके गया। अच्छा, फिर वो साइन करे, निशान कर दिया, फाड़ दिया उसको। किसने फाड़ा था वो? मालिक ने। मालिक ने। सेल्समैन ने क्या कहा आपसे? ले जाकर दिया सेल्समैन। सेल्समैन ने किसको दिया? मालिक को। कितने का नोट था? 500 का नोट था। आपने पेट्रोल कितने का लिया? 50 का। फिर आपके साथ बदतमीजी हुई है कुछ? चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते आज की हेडलाइंस पर।
प्रेम विवाह करने वाली दंपति ने स्टेशन पर खाया जहर और पत्नी ने तोड़ा दम। नौगावा क्षेत्र निवासी पति को जिला अस्पताल में करवाया भर्ती, घरेलू कलह बनी वजह। पिता ने पहले बेटे को बेचे प्लॉट और फिर पोते के नाम दान पत्र के जरिए करवाई रजिस्ट्री। अलवर के यादव फार्म में धोखाधड़ी का सामने आया मामला। अतिक्रमण हटाने के बाद सड़कों पर छोड़ा मलबा, बारिश की स्थिति में बाधित होगा नालों का बहाव। और नकली सोयाबीन बीज और किरोड़ी मीणा मामले में कांग्रेस ने सरकार को घेरा। घोटालों को लेकर लग रहे आरोपों के चलते एसीबी मुख्यालय पहुंचे थे मंत्री किरोड़ी। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।